वंस अगेन आप सभी का स्वागत है लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग उड़ने के बाद वापस से। जैसा कि आप बच्चे बता रहे हैं कि लास्ट क्लास में सर आपने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ा दी थी और ये शायद लिखाना बाकी रह गया था, जिसमें हमने ये बात करी है कि जो अगर होल कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अगर आपको पता है तो उनका मल्टीप्लिकेशन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। इलेक्ट्रॉन का अच्छा मैं लिख भी रखा है वैसे मैंने, कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये बात बता रखी है। उसके बाद आपको मैंने ग्रुप में एक प्यारी सी फोटो भेज दी थी और उस फोटो को कहा था कि इसको छाप लेना है एज इट इज़ कॉपी में। इसमें मैंने ये सारी बातें लिख रखी हैं उस फोटो में, और भी हैं ना फोटो में, इसके अलावा और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है मित्र, यहाँ तक बात हो गई। चलो, तो वैसे अब बना हुआ है तो वापस से क्यों ही बनाना है, ताओ समझते हैं मुद्दे की बात। अरे तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा दूसरे वाले बैच का बना हुआ है तुम्हारे लिए नया नहीं बना रहे, ऐसा तो नहीं लग रहा? लगे तो बता देना, है ना। तो बात ऐसी है कि हमारे पास तुमने अभी तक जो पढ़ा है वो ऐसा पढ़ा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो प्योर होते हैं, जिनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एन टाइप। और अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाल देते तो क्या बन जाता है, पी टाइप। पी टाइप मतलब जिसमें होल्स ज़्यादा हैं, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। एन टाइप मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। हमने ये देख लिया था कि अगर इलेक्ट्रॉन में है, अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे तो चार तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बन जाते हैं, लेटिस स्ट्रक्चर में और कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो यहाँ पे एक पिंपल पैच लगा लेता है। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो एक इलेक्ट्रॉन का काम ये होता है कि वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं इम्प्योरिटी ऐड करने से, वो होता है, क्या होता है वो, एन टाइप। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एन टाइप, जहाँ पे होल ज़्यादा वो पी टाइप। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद आपको एक्सट्रिंसिक में मैंने बोला था कि एक्सट्रिंसिक भी दो तरीके के हैं। एक्सट्रिंसिक में एक पी टाइप है, एक एन टाइप है। अब इन पी और एन टाइप को मिला के हम एक सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं। वो सेमीकंडक्टर की बात है, तो उसको नाम लिखा गया है पी एन जंक्शन। हेडिंग लिखी जाए पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन डायोड भी लिख सकते हो, पी एन जंक्शन डायोड, डी आई ओ डी ई, पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है। अच्छा जी, अब सुनो मेरी बात, कहानी की तरह सुन लो, क्योंकि सुनेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अच्छा नहीं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एक तरफ पी साइड एक तरफ एन साइड के दो प्योर, मतलब दो सेमीकंडक्टर अपन ने लिए, प्योर नहीं थे। पी और एन टाइप के अपन ने सेमीकंडक्टर लेके दोनों को आपस में मिलाया है। इनको फिजिकली नहीं मिलाया गया है। अगर तुम ऐसे आपस में पी और एन टाइप को अगर मिला दोगे ना तो कभी भी ये डायोड नहीं बनता। ये तुमको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है ना। तो ऐसा कोई बोले कि नहीं एक साइड पी है एक साइड एन है, इनको अगर मिला देंगे तो क्या पी एन जंक्शन बन जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे आपस में रख दोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि अभी पूरा प्रोसेस समझाऊंगा तब बताऊंगा क्या गेम होगा। पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स थे, तो होल को मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसमें वो वाला नहीं होता क्या जो मिट जाता है, यही है क्या? नाइस। इतना ही है ना बस। तो जो उसमें मैंने ऐसा पढ़ा था कि जो होल होता है, यहाँ पे मैंने होल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है और इलेक्ट्रॉन को ऐसे सॉलिड एक स्फेयर से रिप्रेजेंट किया है, सॉलिड डॉट से। पी साइड में होल एक्सिस में है, तो होल जिस चीज से जुड़े होंगे वो एक आयन होगा। आयन नेगेटिव आयन होगा, क्योंकि होल पे चार्ज अपन कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आयन से जुड़ा हुआ होगा। आयन मतलब मोटी मोटी चीज होती है, भारी चीज है आयन। तो आयन का मूवमेंट आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो पी साइड में होल है, तो होल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सारे होल्स हैं। जो निगेटिव है वो सारे आयन है। तो पी साइड में इमोबाइल, इमोबाइल मतलब जो चल नहीं सकते हैं ना, जो मोबाइल नहीं है। तो इमोबाइल नेगेटिव आयन से, तू क्यों हंस रहा है बे, तू मोटा थोड़ी है। अच्छा है, मानता है।
ये भाई मान ले। तो इमोबाइल जो आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, उनसे होल्स जुड़े हुए हैं। सिमिलरली एन टाइप में जो पॉजिटिव इमोबाइल आयन है उनसे कौन जुड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। तो कोई ऐसे मत कंफ्यूज हो जाना कि सर एन टाइप में आपने पॉजिटिव पॉजिटिव बना दिए हैं, होल है। नहीं, एन टाइप में जो डिनोट किया गया है वो ये डिनोट किए गए हैं, ये डॉट्स। समझ गई बात? अब जैसे ये आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस तो जाने वाले नहीं है। यहां पर होल्स कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से यहां के होल्स और ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन होंगे। इसकी वजह से क्या टर्म बोली मैंने? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। ये ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से पी और एन जो होल और इलेक्ट्रॉन है आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे पी और एन साइड से। तो कंबाइन हो गए तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ आयन बचा, तो इधर नेगेटिव आयन बचे, इनके पास किसी के भी पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी होल नहीं है। ये सारे के सारे क्या बचे? पॉजिटिव आयन, इनके पास क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये आपस में यहाँ पर अगर देखो तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। तो एन साइड हो गई हाई पोटेंशियल और पी साइड हो गई लो पोटेंशियल। क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि होगा N2P। इतना क्लियर? N2P इलेक्ट्रिक फील्ड में, अच्छा, ये एक लेयर बन गई यहां पर। ये लेयर बड़ी प्यारी सी है, इस लेयर को कहते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या कहते हैं? डिप्लीशन लेयर। लिखा है क्या मैंने कहीं? ये लिख रखा है, दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो रिकम्बाइन होके बन गए, डिप्लीशन लेयर की कुछ विड्थ आ गई। शुरू में सबसे पहले क्या होगा इसे सोचते हैं। सबसे पहला काम, जैसे ही तुमने मिलाए होंगे, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस E इज इक्वल टू 0 पे है। धीमे धीमे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कम होता जाएगा ना? आया ना? नहीं समझे? अच्छा ऐसे समझो, ऑयल और पानी, ठीक है? ऑयल और पानी, एक गिलास में ऑयल लो, एक गिलास में पानी लो, मिक्स कर दो। तो मिक्स करने पे सबसे ज़्यादा उनके भागने की रेट कब होगी? T इज इक्वल टू 0 पे या T इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे? 0 पे। 0 पे पानी अपनी तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा और ऑयल अपनी तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा, और फाइनली जाके दोनों अलग अलग सेटल हो जाएंगे। इसी तरीके की कहानी है कि सबसे पहले कहाँ में ऐसा चल रहा है। तो T इज इक्वल टू 0 पर जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो मैक्सिमम होगी। आया ना? तो पॉजिटिव साइड से जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पी साइड से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किधर गए? लेफ्ट टू राइट। और एन साइड से इलेक्ट्रॉन किधर आए? राइट टू लेफ्ट। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो भी करंट फ्लो हो रही है उसको कहते हैं कंडक्शन करंट। क्या कहते हैं? कंडक्शन। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हुई। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट टू राइट है तो पी साइड में माइनॉरिटी में क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेंगे? लेफ्ट टू राइट। सही बात है। और पहले किधर मूव कर रहे थे मेजॉरिटी वाले? राइट टू लेफ्ट। लेकिन अब माइनॉरिटी वाले कौन मूव कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली एन साइड में माइनॉरिटी में क्या था? होल्स। एन साइड में माइनॉरिटी में क्या था? होल्स। तो होल्स भाई ये क्या है? तो होल्स किधर से किधर मूव करेंगे अब? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो उनकी डायरेक्शन अब चेंज हो गई। तो तुम एक चीज समझो कि डायरेक्शन, जैसी डायरेक्शन पहले मेजॉरिटी के लिए अगर तुम देखोगे तो मेजॉरिटी के लिए जो होल हैं वो जा रहे हैं P2N। आया ना? और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? N2P। और इनकी वजह से जो करंट आई उसको तुमने क्या बोल दिया? कंडक्शन करंट। चमक गई बात? फिर इसके बाद अपन ने सोचा भैया माइनॉरिटी के बारे में सोचा जाए।
तो पी साइड में माइनॉरिटी कौन है? अलग इलेक्ट्रॉन। पी साइड में कौन है माइनॉरिटी? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गए? इलेक्ट्रॉन अब गए P2N, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? N2P। और होल किधर से किधर गए? N2P, क्योंकि माइनॉरिटी है ना बेटा। बुद्धि में आया ईशान? हाँ, दिमाग लगातार लगा के समझना पड़ेगा, तब चमकेगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। और जो होल्स हैं, ये हमने बात करी है पी साइड, ये वाली बात करी है एन साइड। ये इलेक्ट्रॉन पी साइड की माइनॉरिटी है और होल एन साइड की माइनॉरिटी है। तो इनकी वजह से जो करंट है उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? ड्रिफ्ट। ठीक। तो कंडक्शन करंट की डायरेक्शन और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन देखो तो दोनों में अपोजिट है। P2N, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रही है होल के लिए वो N2P, तो मूवमेंट ही उल्टा हो रहा है। तो कंडक्शन करंट और जो अपने पास ड्रिफ्ट करंट है, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो एक टाइम के बाद जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तो जितनी कंडक्शन करंट होगी उतनी ही डिफ्यूजन करंट होगी। और इसको कंडक्शन करंट मैंने क्या बोल दिया? कंडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ये कंडक्शन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन और होल्स का, इसकी वजह से इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। कंडक्शन करंट तो उसका इन जनरल टर्म में बोल दिया मैंने। तो जो डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से जो करंट आई वो डिफ्यूजन करंट है। तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक टाइम के बाद दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और नेट करंट कितनी हो जाएगी? तो उस वक्त अपन कहेंगे स्टेडी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है। अब वापस से जो जो पढ़ाए समझते हैं, वापस से एक बार दिमाग पूरा इधर लगा के। पी साइड एन साइड, पी साइड मेजोरिटी में होल्स, एन साइड मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। पी साइड के होल और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से रिकम्बाइन हुए, तो वहां पर बीच में क्या बन गई? डिप्लीशन लेयर। इतना समझ में आ गया? डिप्लीशन लेयर की वजह से आयंस, एन साइड पॉजिटिव आयंस, पी साइड नेगेटिव आयंस की वजह से एन साइड हाई पोटेंशियल हो गई और पी साइड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर से किधर है? N2P। याद करते जाओ किधर से किधर है? N2P। दिमाग में फिगर बन रहा है N2P। डायरेक्शन में समझ में आ गई? जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनके मूवमेंट से, उनके कंडक्शन से जो करंट आ रही है उसको अपन ने नाम बोला है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूज होके आ रही ना, क्योंकि इधर से होल जा रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, तो करंट कौन सी बन गई? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट P2N। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या है? P2N। क्योंकि देख, जिधर पॉजिटिव चार्ज आएगा उधर ही करंट होगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ जा रहा है? P2N। तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो गई? P2N। ड्रिफ्ट में होल कहाँ से कहाँ जा रहा है? N2P। तो ड्रिफ्ट की डायरेक्शन किधर से हो गई? N2P। तो इधर से इधर आई तुम्हारे पास कौन सी आई? डिफ्यूजन। और इधर से इधर कौन सी आई ड्रिफ्ट। इतना चमका? और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई तो अपन ने उसे क्या बोला? स्टेडी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है। दूसरी बात, ड्रिफ्ट की जो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट का रीजन क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन का रीजन क्या है? और ड्रिफ्ट करंट का रीजन क्या है? माइनॉरिटी। क्लियर हो गया? पूरा पीएन जंक्शन समझ में आ गया तुमको? जो भी चीज मैंने बोली है दिमाग में सोचो, बोर्ड पे लिखा है, सोचो और दिमाग में सेट करो। जितना दिमाग में सेट रहेगा उतना लंबे टाइम तक याद रहेगा। हाई पोटेंशियल किधर है बेटा? हाँ, जो पोटेंशियल है वहां पर जो बैटरी बना रखी है वो एन साइड पॉजिटिव आयन, पी साइड नेगेटिव आयन। तो एन साइड के आयंस की वजह से एन साइड हाई पोटेंशियल है और पी साइड लो पोटेंशियल है। उसका उससे लेना देना थोड़ी है नीचे, है ना? सोचो सोचो। और किसी के मन में कुछ भी डाउट आए तो पूछना।
सोच लिया? ठीक है, सोच लिया तो अब मैं बोल रहा हूँ उसके बाद छापना। पहले मैं कुछ प्यार मोहब्बत की बातें बोल दूँ, उसके बाद छापना। मेजोरिटी ज़्यादा होगा। शुरू शुरू में कौन सी करंट ज़्यादा होगी? डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होगी। बाद में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। किसी भी कंडीशन में ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, चलो भाई। जो लेयर बन रही है डिफ्यूजन के बाद, जो डिफ्यूज, इसलिए उसका नाम डिप्लीशन लेयर है और कुछ नहीं। चलिए, आपने हेडिंग लिख ली, पीएन जंक्शन। आप लोग ऐसा लिख लो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, लिखती जाओ लाइन से। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑन पी साइड इज होल्स, इज क्यों आर होना चाहिए, आर होल्स, एंड ऑन एन साइड आर इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बस डैश लगा के लिखते जाओ माइनॉरिटी के बाद। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑन पी साइड आर इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑन एन साइड डैश लगाते लिखते जाओ, एंड ऑन एन साइड आर होल्स। कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछते जाना है ना, पूरा थ्योरी है। कितना चमक गया? नेक्स्ट लाइन, P region has immobile, P region has immobile, negatively charged, P region has immobile, negatively charged impurity ions, majority charge impurity ions। ये आयन सिलिकॉन के थोड़े ही होंगे। आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन के जाने आने से बची हुई चीजें। तो जैसे तुम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लेके आए, उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो पेंटावेलेंट लेके आए तो इलेक्ट्रॉन जाने पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा था? निगेटिव। तो जो इम्प्योरिटी है उस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो ये इम्प्योरिटी आयन से जो मैंने बना रखे हैं, ठीक है, ग्रेट। पी रीजन है, क्या लिखिए तुमने? हैज इमोबाइल नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटी आयंस, वाइल एन रीजन हैज, while n region has immobile positively charged impurity ions। Next, due to concentration difference, due to concentration difference, underline कर लेना, due to concentration difference diffusion of holes, diffusion of holes starts from P to N, diffusion of holes starts from P to N and diffusion of electron from N to P, and diffusion of electron from N to P।
Next, due to this, a layer of a layer of only positive and negative ions, only positive or negative, positive and negative ions ब्रैकेट में लिख दो, पॉजिटिव किस साइड बनी है, एन साइड, एन एंड पी साइड रेस्पेक्टिवली, एन एंड पी साइड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या लिखा, ड्यू टू दिस अ लेयर ऑफ ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने, एन एंड पी साइड रेस्पेक्टिवली, started to form started to form which generate an electric field, which generate an electric field, which generate an electric field, n to p side, n to p side, which opposes, which oppose diffusion, which oppose diffusion process, which oppose diffusion process, next point, during diffusion, during diffusion magnitude of electric field increases, magnitude of electric field increases, due to this during diffusion magnitude of electric field increases, due to this it gradually decreased, it मतलब ना ना ना, ड्यू टू दिस जो डिफ्यूजन है, इट को हटा के डिफ्यूजन लिख लो अगर ऐसा है तो, ड्यू टू दिस डिफ्यूजन ग्रेजुअली डिक्रीज, समझे बात को, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो देखो वो पॉजिटिव जो जो भी पॉजिटिव आयंस हैं, सॉरी जो भी होल है, होल पे किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट या राइट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होल पे किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट लगाएगा, होल को किधर जाना था, तो प्रोसेस को तो स्लो करेगा ही ना, इलेक्ट्रॉन पे देखो, इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगाएगा, राइट, इलेक्ट्रॉन को किधर जाना था, लेफ्ट, तो प्रोसेस को स्लो कर दिया उसने, समझ गई बात। चलो भाई अगला, the layer of immobile positive and negative ions, the layer of immobile positive and negative ions, the layer of immobile positive and negative ions which have no free electrons, which have no free electrons and holes, which have no free electrons and holes, called depletion layer, डिप्लीशन लेयर की स्पेलिंग देख लेना, DPLETION, next, due to internal electric field,
due to internal electric field electron on p side moves to n side and holes on n side moves to p side. ये किसके लिए बात कर रहा है? मेजॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए? ये वाला पॉइंट माइनॉरिटी के लिए? यस. The motion of charge carries due to the electric field. The motion of the charge carries due to the electric field the motion of the charge carries due to electric field is called drift. Is called drift. Thus a drift current flows. Thus a drift current flows which is opposite to the diffusion current. Which is opposite to the diffusion current. Is opposite to the diffusion current. ठीक है? Initially, diffusion current is large and drift is small. Initially, diffusion current is large and drift current is small. The diffusion process continues until the diffusion process continues until the diffusion current equals the drift current. The diffusion current equals the drift current. तो इनिशियली कोई जीरो थी. नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम condition, at equilibrium condition डैश लगा के लिखते जाओ. इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसके अंदर पहला सब पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट. डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन बताओ देख के. P to N है ना? P to N. Next point, direction of drift current N to P. Direction of drift current N to P. Next, if no biasing, biasing मतलब BIAS, bias है ना, और biasing मतलब ING. बाइसिंग का मतलब होता है सिंपली बैटरी से जोड़ देना, पोटेंशियल डिफरेंस लगा देना. इफ नो बाइसिंग देन ऐसा लिख दो. देन ऐसा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ
drift current is equal to magnitude of diffusion current. पूरा लिख देना तुम, ये इक्विलिब्रियम पे ऐसा हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, टोटल करंट जीरो. टोटल करंट जीरो. नेक्स्ट, potential difference between N and P side. Potential difference between N and P side tends to prevent the movement of majority charge carriers this potential is called barrier potential. This potential is called barrier potential. वो जो बैटरी बनी है ना, उसी का पोटेंशियल है. Potential is called barrier potential. अब आप लोग चित्र बना लीजिए, और अगर जीवन में कंक्लूड करके लिखना चाहते हैं तो जो राइट साइड जो लिख रखा है कोने में वो लिख लेना, तो पूरा कंक्लूजन आ जाएगा उसी में. ठीक है हृदय? ठीक है बेटा. अरे वो 5 क्वेश्चन का क्या हुआ, मैंने देखे नहीं आज. करके लाए हो? कितने लोग करके नहीं लेके आए? सब करके लेके आए हैं. हाँ? अरे तेरे तो 50 से ऊपर है ना तेरे नंबर तो. नहीं, जिनके 35 से कम है उनके लिए बात हो रही है. 35 से कम वाले. हाँ हाँ कर सकते हैं, मना थोड़ी है. कंपलसरी है उनके लिए जिनके 35 से कम है. हे महामानव, पेन ले आया करो, चलता हुआ लेके आना है ना. बैकग्राउंड मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, बहन इतनी बेइज्जती मत किया कर. तुम कौन सी फैमिली से हो, डोरेमोन की शिजुका? कौन सी साइड से हो तुम? अरे कौन सी गैंग वाले हो तुम, बताओ भाई. आजकल गैंग वॉर चल रहा है. ईशान करके आए? कितने क्वेश्चन हो गए? अगर यहाँ पे मान लो तुम अगर एक पोटेंशियल का ग्राफ बनाना चाहोगे तो कैसा बनेगा, अगर बनाना चाहो तो? ऐसा बन रहा होगा. हाँ है ना, तब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग, इंक्रीज होता हुआ जा रहा होगा. अरे मजे लेने के लिए ऐसा. अरे वही पेन फिर ऐसे मुंह में रख के ऐसे किच 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 करेगा.
गधा, उठ के नहीं जा सकता था। देखो भाई, मुझे बेस्ट 2 में मैंने 2 लेक्चर आगे थे, तो आज की क्लास में अपने को 2 लेक्चर पढ़ने हैं, तो अपने को थोड़ा स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी। मु- मुझे थोड़ी पता था कि मंडे को तुम्हारे लाइट नहीं आएगी। पता नहीं, भगवान जाने। बन गया। देखो, हेलो हेलो हेलो, हाँ। अगली हेडिंग लिख दो, पीएन जंक्शन विद एक्सटर्नल वोल्टेज, पीएन जंक्शन विद एक्सटर्नल वोल्टेज और बायस या बायसिंग। दोस्त, बात ऐसी है, बायसिंग का सिंपल सा मतलब है कि तुमने इसके दोनों साइड पकड़े और दोनों साइड को बैटरी से जोड़ दिया, बात खत्म। ठीक। बहुत दिनों बाद मेरे समझ में आया कि बायसिंग का मतलब ये होता है। तो मैं पढ़ता था तो मुझे पल्ले नहीं पड़ता बायसिंग क्या होता है भाई। तो जब तुमने पी साइड को हाई पोटेंशियल और एन साइड को लो पोटेंशियल से जोड़ा, तो एक्सटर्नल तुमने क्या किया कि ये तो हर कर दिया हाई साइड और ये वाला क्या कर दिया, लो साइड। कौन सा कलर अच्छा है? लाल ही बढ़िया है। जैसे ही तुमने इसको एक्सटर्नल को हाई और पी को हाई और एन को लो साइड से कनेक्ट किया, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ ई। इसकी डायरेक्शन कहाँ से हुई, लेफ्ट टू राइट। जो तुमने यहाँ पर बैटरी बनाई है छोटू सी, ये जो बनाई है, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एन टू पी। तो ये दोनों पोटेंशियल या ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक दूसरे के अपोजिट हुए या सेम डायरेक्शन में हुए? अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस, बैरियर पोटेंशियल और एक्सटर्नल पोटेंशियल एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये दोनों अपोजिट होने की वजह से जो डिप्लीशन लेयर है, जो अभी तक फैली पड़ी थी, ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, कम। इतना चमक गया। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो कम हो जाती है। क्लियर इतना? अच्छा। फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट है, ये ढेर सारी हेल्प करेगी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव कराने में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल हेल्प करेगा, तो प्रोसेस अच्छा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आसानी से करंट इस सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक। ये हो गया तुम्हारा फॉरवर्ड बायसिंग। ओके। इसके बाद इसी का भाई है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग पढ़ाने से मैंने रिवर्स बायसिंग कहाँ पढ़ा? अच्छा, मैंने थोड़ा आलस वाला काम किया होगा इनको पढ़ाते वक्त, यहीं पे डायरेक्शन उल्टी करके बना दी होगी। जब एन साइड पॉजिटिव हो, मतलब एन साइड हाई पोटेंशियल और पी साइड लो पोटेंशियल हो, तो उस केस में क्या करेंगे? जब एन साइड हाई पोटेंशियल और पी साइड लो पोटेंशियल होगी, तो आपने जो भी यहाँ पे डायरेक्शन बना रखी है, जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल होगा उसी डायरेक्शन में आपका बैरियर होगा, तो इससे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी। हाँ, ये इधर बना तो रखा है। ये आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब कचरा पट्टी आप बस ऐसे सिंपल प्यारा सा बना देना, खटाक से बन जाएगा, है ना। तो अपन देखो, आलसी टीचर के आलसी बच्चे होने का फायदा देखो तुम, कोई मेहनत का काम नहीं करना, है। ये हो गया तुम्हारी पी साइड, ये हो गई तुम्हारी एन साइड। क्योंकि इससे जो भी ज्ञान है वो तुम ऑलरेडी लिख चुके हो पहले, तो बार बार आयन वायन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक।
अब इसकी जो फॉरवर्ड और रिवर्स के जो नोटेशन है वो इस तरीके के हैं। जैसे पीएन जंक्शन का जो नोटेशन है वो अभी तक तुमने बनाया नहीं होगा, तो अपनी कॉपी में बना लेना। इसका नोटेशन है ये, दिस साइड इज कॉल्ड पी एंड दिस इज कॉल्ड एन। ठीक है। अब इसको अगर तुमको फॉरवर्ड बायस में जोड़ना है तो फॉरवर्ड बायस में ऐसे जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक बैटरी लगा दूंगा, एक रजिस्टर लगा दूंगा, यहाँ पर एक मिली एमीटर लगा दूंगा और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। अब गौर से देखो, तो बाकी सब तो कचरा पट्टी है। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है ये कि मैंने इस वाली साइड को हाई पोटेंशियल और इस वाली साइड को लो पोटेंशियल, तो पी हाई हो गया और एन क्या हो गया? लो। तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक। अगर रिवर्स बायस्ड करना है तो रिवर्स बायसिंग में क्या करूँगा कि मैं इसमें उल्टा बस बैटरी का टर्मिनल कर दूंगा, बस बैटरी को एन साइड को हाई कर दूंगा और पी साइड को लो कर दूंगा, खत्म। समझ गई बात? तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस्ड। तो फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब समझ में आ गया। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट प्यार से जाएगी, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट बहुत कम जाएगी, माइक्रो एम्पियर में जाएगी। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रिवर्स बायसिंग में जो करंट है उसको आप अप्रोक्सीमेटली कितना मानेंगे? 0। तो रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट जाने वाली नहीं है, ऐसा सोच के अपन चलेंगे। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक। तो फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया, बता देते हैं। और तो कुछ बताना नहीं है। इसमें और कुछ नहीं बताना। हेडिंग लिखो फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। है ना? नहीं, ट्रांजिस्टर नहीं है, ट्रांजिस्टर नहीं है, रेक्टिफायर है आपके सिलेबस में। बोलूं? P side is at high potential and N side is at low potential. P side is at high potential and N side is at low potential by applying external potential difference. By applying external potential difference. By applying external potential difference. Such configuration is called forward bias. Configuration is called forward biased. समझ गया? फॉरवर्ड बायस क्लियर? इसमें एक अगला पॉइंट ऐसा लिख लेंगे कि अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू जंक्शन बैरियर पोटेंशियल। क्या मैंने बैरियर पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखाई है? नहीं, क्या लिखाया है मैंने बैरियर पोटेंशियल है? लिखाया है ना, एक पॉइंट में लिखाया है ना। ठीक है, लिखो 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 अगला पॉइंट, मतलब यही पॉइंट जो लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द जंक्शन बैरियर पोटेंशियल। अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द जंक्शन बैरियर पोटेंशियल। Due to this, due to this effective potential barrier decreases. Effective barrier potential decreases. Junction width also decreases. Junction width also decreases. ये मैंने जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बताई वही लिखा है ना।
जंक्शन विड्थ मतलब डिप्लीशन लेयर की विड्थ, चाहो तो लिख दो ब्रैकेट में डिप्लीशन लेयर की विड्थ। ये समझ गए? समझ गए ना? जंक्शन विड्थ ऑल्सो डिक्रीजेस, तो मोर मेजॉरिटी कैरियर्स, तो मोर majority carriers will be allowed go across junction, allowed go across junction. It means the current flow is mainly, it means the current flow is mainly due to majority charge carriers, means the current flow is mainly due to majority charge carriers called forward current. ये जिस ऑर्डर की होती है मिली एम्पियर की होती है, तो ब्रैकेट में लिख दो मिली एम्पियर, याद रहेगा कि सो मिली एम्पियर के ऑर्डर की है। और वो वाली माइक्रो एम्पियर में होती तो अपन उसे नेग्लिजिबल ही मानते हैं। अंडा चित्र बना लिया पहला वाला, है ना? नहीं बनाया? बनाओ बनाओ, ये जगह इसमें बना लो ना, ये तुमने किस लिए बनाया है? अरे नहीं, ये दोनों हो गए, यहाँ पे बना लो छोटू सा। कौन सा, कोई नोटेशन तो ज़्यादा है ही नहीं। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हाँ तैयारी हो। जब आप लोग ये बना लें तो फॉरवर्ड बाइसिंग का अगला वाला फिगर भी बना लेना, जो कि क्वेश्चंस में दिखेगा आपको। हालांकि एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन ही नहीं है, सब थ्योरी के क्वेश्चन है। तो भाई अगली हेडिंग रिवर्स बाइस आपने लिख ली है। रिवर्स बाइस में एक तो ये वाला चित्र बना लेना, और दूसरा ये वाला बना लेना। ये दोनों फिगर बनने के बाद, ये बाद में पढ़ाते हैं, पहले चित्र बन गया होगा। अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए रिवर्स बाइस में, उसके बाद ये करेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ेंगे। P side is at low potential, P side is at low potential, and N side is at high potential. P side is at low potential and N side is at high potential. Applied voltage is same side of the junction barrier potential. Applied voltage is same side of the junction barrier potential. Due to this, effective barrier potential increased. To this effective barrier potential increased, junction width also increased. Junction width also increased. No majority carriers will be allowed to flow. इसी में लिखते जाओ, no majority carriers will be allowed to flow across junction.
विल बी अलाउड टू फ्लो अक्रॉस जंक्शन। मतलब एक चीज़ समझ में आ गई, फॉरवर्ड बाइस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है और रिवर्स करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट। कहाँ तक छाप लिया? Majority charge carriers will be allowed only, no majority charge carriers will be allowed to flow across junction. Next, only minority carriers are drifted due to which only minority charge carriers are drifted due to which very small current produced very small current produced which is called reverse current, which is called reverse current, ब्रैकेट में लिख देंगे माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट, current under reverse bias is essentially voltage independent, up to a critical reverse bias voltage, known as breakdown voltage, when V is equal to V breakdown, diode reverse current increases sharply. Even a slight increase in bias voltage causes large change in current. This phenomena is called breakdown. It is of two type. एक तरफ लेफ्ट साइड लिख दो जेनर ब्रेकडाउन, ZENER, डिफरेंस करके लिखा दूंगा, ZENER जेनर ब्रेकडाउन, और राइट साइड हेडिंग लिख देना एवेलेंच ब्रेकडाउन, AVALANCHE। अवेलेंच समझ गए ना, वो बर्फ गिरती है ना, वही वाला, बर्फ टूट के जो आती है, अवेलेंच ब्रेकडाउन। देखो भाई, ब्रेकडाउन पहली बात तो रिवर्स बाइसिंग में है। रिवर्स बाइसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अच्छे वाले जा रहे थे,
लेकिन जब पोटेंशियल तुमने इतना बढ़ा दिया कि करंट एकदम शार्पली बढ़ गई, तो करंट शार्पली क्यों बढ़ी, उसके पीछे के दो कारण हैं। एक तो है कि भाई जो भी कोवलेंट बॉन्ड थे, कोवलेंट बॉन्ड टूट गए सारे। मतलब सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच के जो बॉन्ड थे, लेटिस स्ट्रक्चर ही खत्म होने की कगार पे आ गया। तो इस तरीके के ब्रेकडाउन में तो फिर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो उस केस में जो ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं, जिसमें बॉन्ड टूट रहे हैं उसको बोलते हैं एवेलेंच ब्रेकडाउन, में कोवलेंट बॉन्ड ही टूट गए। और जो पहला आपने लिखा है जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन में क्या है कि भाई ये जो बॉन्ड है, द वेयर कोवलेंट बॉन्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर itself break due to high electric field of very high reverse bias voltage। तो एक काम करता हूँ, या तो मैं लिखा दूं या फिर फोटो खींच के डाल दूं, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन लिखा देते हैं, चलो सिलेबस में नहीं है तो क्या है। तो जेई नीट के लिए थोड़ा सा मतलब बस लिखाना ही है उसमें, या मैं एक काम करता हूँ फोटो को खींच के डाल देता हूँ, आप लोग इसमें लिख देना। आपको लगभग आधा पेज छोड़ना पड़ेगा, है ना। मैं अभी फोटो खींच के डाल देता हूँ। जेनर डायोड तो उसका अलग से पढ़ाना पड़ेगा जेनर डायोड। ये जेनर ब्रेकडाउन लिखा है मैंने, जेनर डायोड है बिल्कुल। अपने बैच का क्या नाम है, फिजिक्स। हाँ, ये आप लोग एज इट इज छाप लेना बस, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो मुझे बता देना। मैंने अभी ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। इनके रीज़न एक्चुअली क्या है ना, ये थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं इससे, कि जेनर ब्रेकडाउन क्यों होता है, एवेलेंच ब्रेकडाउन क्यों होता है, हाई डोपिंग की वजह से कौन सा होता है, थिन डिप्लीशन लेयर की वजह से कौन सा होता है, थिक डिप्लीशन लेयर की वजह से कौन सा होता है। तो उसके लिए ये थ्योरी का पार्ट है, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, तो जेनर ब्रेकडाउन में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने आप टूट रहे हैं, और एवेलेंच ब्रेकडाउन में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो टूट रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न अलग है। उसका रीज़न है कि भाई जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनके कॉलिजन की वजह से टूट रहे हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स के कॉलिजन की वजह से रिवर्स बाइसिंग में जो टूटते हैं उनकी वजह से एवेलेंच ब्रेकडाउन हो गया, और इसकी वजह से जेनर ब्रेकडाउन हो गया। इसमें जो दूसरा पॉइंट है ना, जो आपको फोटो भेजा है, वो दूसरा पॉइंट पूछा जाता है क्वेश्चन में थ्योरी के तौर पे, कि अगर हाई डोपिंग होगी तो किस तरीके का ब्रेकडाउन हो सकता है, जेनर या एवेलेंच। अगर लो डोपिंग होगी तो कौन सा होगा, अगर डिप्लीशन लेयर थिक होगी तो क्या होगा, थिन होगी तो क्या होगा। तो मैंने बातें आपको ही भेज दी, इसके लिए जगह छोड़ दो आधा पेज, और अब आ जाओ मुद्दे की चीज पे। हेडिंग लिखो करेक्टरिस्टिक कर्व, करेक्टरिस्टिक कर्व। और एक चीज और मैं लिखाने की इच्छा रखता हूँ, बट वो है कहाँ। फॉरवर्ड बाइस में क्या आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं, एक लाइन लिखनी है बस, नहीं एक ही लिखनी है। इन एफ बी, एफ बी मतलब फॉरवर्ड बाइस, इन एफ बी करंट फर्स्ट इंक्रीज, current first increase very slowly, current first increase very slowly till the certain value of voltage, till the certain value of voltage, the current first increase very slowly till the certain value of voltage across diode. After this, बता रहा हूँ, after this current increases exponentially, after this current increases exponentially
अब आप कहाँ लिखेंगे मित्र? यहाँ लिख लो, ठीक है, ऐसे एक तीर लगा के लिख लेना। दिस सर्टेन वोल्टेज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दिस सर्टेन वोल्टेज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज, तीनों नाम है, नी KNEE, कट इन CUTIN, कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और नी वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि ये डेफिनेशन लिखाना इसलिए जरूरी था, कैरेक्टरिस्टिक कर्व में मैं इसका नाम लूंगा अभी। चलो अब वापस से थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज, तीन बात बोली है। सुनो 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 फटाफट फटाफट, बातचीत नहीं दीदी, पिंकी। देखो बात ये है कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व का मतलब है कि तुम्हें करंट और वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपल। अगर यहां से तुम, ठीक कैसा रंग हो गया, तो पीला रंग किया, अब है ना, यहां से तुम अगर जा रहे हो इस साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये है तुम्हारा फॉरवर्ड बाइस। अगर तुम यहां से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो ये तुम्हारा हो गया रिवर्स बाइस, ठीक है। मतलब समझते हैं कैसा क्या है। करंट जो भी है फॉरवर्ड बाइस में मैंने IF लिखा है, मिली एम्पियर में होगी, बता चुका हूँ। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है। अब तुमने देखा कि मैंने बोला कि करंट फॉरवर्ड वाइज में धीमे धीमे बढ़ती है, धीमे धीमे बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद शार्पली इंक्रीज कर जाती है। जिस पॉइंट तक धीमे धीमे बढ़ रही है उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको बोला गया है नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। नाम समझ में आ गया? सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट है, याद रखना है। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, ये सारे नोटेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इनको वापस से लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ये फॉरवर्ड बाइस का बस नोटेशन मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब इसको अगर रिवर्स बाइस में जाओगे तो रिवर्स बाइस में आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे दूसरे फिगर में ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे करंट मुझे माइक्रो एम्पियर में रिप्रेजेंट करनी है। यहाँ पर वोल्टेज हो गया, इधर करंट हो गई ये। अब यहाँ पर करंट जो रिवर्स बाइस में है ये बहुत कम है, ये अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो जैसे जितना मैंने दिखा रखा है इतना भी नहीं होता है, उससे भी छोटा होता है, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद ये रिवर्स बायस में जो करंट ऑलमोस्ट 0 थी वो सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। एक्सपोनेंशियली नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे सडनली बहुत ज्यादा हो गई। एक्सपोनेंशियली तो ऐसे बढ़ना है, ये ऐसे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ इसके बाद तो एकदम सडन से एकदम शार्प इंक्रीज हुई है। तो जिस पॉइंट पे जिस वोल्टेज पे ऐसा हुआ है उसको बोला है ब्रेकडाउन। इसके बाद आपका जो डायोड है, डायोड ब्रेकडाउन कंडीशन में आ गया। अगर उसमें एवेलेंच ब्रेकडाउन होता है तो फिर वो डायोड खराब ही हो जाता है, उसके बाद फिर वो यूज में नहीं आता। जेनर ब्रेकडाउन के बाद जो डायोड है वो यूज में आ सकता है, और उसके लिए अलग से जेनर डायोड पड़ते भी हैं, लेकिन एवेलेंच ब्रेकडाउन के बाद कुछ भी होने वाला नहीं है। इतनी बात चमक गई। जैसे सिलिकॉन के लिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 35 वोल्ट है, और जर्मेनियम के लिए 25 वोल्ट है। ये याद नहीं रखना, ये याद रखना है, ठीक है। जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7। आपको इसको छोड़ के सब कुछ बना लेना है, और बहुत जल्दी बनाना है, बनाइए। नेक्स्ट हेडिंग लिखी जाए रेक्टिफायर। चलो इसमें से तो अब आगे कुछ है ही नहीं, अब तो मुझे ही लिखना है पूरा। अच्छा, क्योंकि उस वाले बोर्ड पे है, इससे आगे की कहानी उस वाले बोर्ड पे है। तो आपकी एक क्लास खत्म हो चुकी है, दूसरी क्लास की शुरुआत होती है। हेडिंग लिखी जाए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर का क्या मतलब समझ में आ रहा है? कुछ रेक्टिफाई करने जैसी चीज आ रही है ना, कुछ चीज जो खराब है उसको सही करना है। तो रेक्टिफायर का जो बेसिक काम है वो AC को DC में कन्वर्ट करना है, ठीक।
एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करना है उसका तरीका देखते हैं। ये रेक्टिफाई का मतलब ये हो गया जो ऐसी डिवाइस जो एसी को किस में कन्वर्ट करे, डीसी में। अब ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हाफ वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब ये है कि भाई ये आपके पास, अब पहले समझ लो है ना, लिखना बाद में। ए तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, क्या कर रहे हो इतनी देर से? मैं यहाँ पढ़ा रहे हैं तो वहाँ फ़ोन चला रहे हो। तुमको भागना है घर तो भाग जाओ, ऐसे मत बैठो यहाँ। ये तुम्हारा इनपुट है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में यहाँ पर तुमने एक डायोड लगा दिया, और यहाँ पर तुमने एक लोड लगा दिया। लोड रजिस्टर मतलब जो बल्ब हो गए, पंखा हो गया, ये सब लोड है। जो भी यहाँ पर अटैच करना है वो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस मैंने अटैच कर दिया, दैट इज लोड। इतना चमक गया। अब यहाँ पर होगा क्या कि हमें पता है कि इनपुट तो मेरे पास ऐसा ही है। हाँ है ना? अब इसमें हर इनपुट में दो साइकिल है, एक पॉजिटिव साइकिल है और एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव और फिर एक नेगेटिव, ऐसा ही है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर पॉजिटिव साइकिल। फॉर पॉजिटिव हाफ के लिए अगर आप देखोगे तो जो डायोड है या पीएन जंक्शन को डायोड ही बोल देंगे, तो डायोड एकदम फॉरवर्ड बायस्ड है। समझते हैं कैसे? इसी के लिए अपन पढ़ाई कर रहे हैं। पॉजिटिव साइकिल में ये वाली साइकिल आई, ये वाली साइकिल आई, तो इसका नाम S1 और इसका नाम रख दिया मैंने S2। तो अगर फॉरवर्ड बायस में ये अपर साइकिल आई तो अपर साइकिल में S1 हो गया हाई पोटेंशियल और S2 हो गया लो पोटेंशियल। अगर ये हाई है ये लो है तो यही यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? लो। तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो मतलब पी साइड हाई हो गई और एन साइड कैसी हो गई? लो। तो इस चित्र में तुम देख रहे होगे कि जो करंट फ्लो करेगी वो इस तरीके से फ्लो करेगी। तो ये हो गई फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में तुम्हें जो आउटपुट मिलेगा लाला, वो आउटपुट ये मिल रहा होगा। जैसा गया था पॉजिटिव साइकिल वैसा ही पॉजिटिव साइकिल तुम्हें मिल गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब दूसरी कहानी देखो। दूसरी कहानी में बात यह है दोस्त कि पॉजिटिव हाफ में डायोड इज फॉरवर्ड बायस, S1 इज हाई पोटेंशियल एंड S2 इज लो पोटेंशियल। चमक गया? अब फॉर नेगेटिव हाफ मैं चित्र को वापस से बना देता हूं, थोड़ा मैं आलस नहीं कर रहा। बता रहा हूं मैं क्यों। मैं सिर्फ आपकी राइट साइड ही बना रहा हूं, ये वाली साइड। तो उस केस में ये S1 और S2 में आपका जो S1 है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव, और S2 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है डायरेक्शन का चेंज होना। तो पहले डायरेक्शन अगर ये यहाँ पर देखो ये हाई है ये लो है, तो अब ये लो हो जाएगा और ये वाला हाई हो जाएगा। तो ये लो और ये हाई है तो ये वाला हाई हो गया। ये P है ये N है, तो P तुम्हारा हो गया लो, N हो गया हाई। तो इसका मतलब जो डायोड है वो डायोड अब रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो करने वाली नहीं है, तो तुम्हें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो S1 इस केस में हो जाएगा तुम्हारे पास लो पोटेंशियल एंड S2 हो जाएगा तुम्हारे पास हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पे तुम्हें कोई भी करंट नहीं मिलेगी। इसका मतलब तुम्हें जो नेगेटिव साइकिल के लिए जो आउटपुट मिलेगा वो एकदम खाली मिलेगा, ब्लैंक। फिर उसके बाद वापस से पॉजिटिव साइकिल, तो वापस से प्लस, तो वापस से यहाँ पे कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, फिर वापस से प्लस और फिर नेगेटिव। इस तरीके से तुमको मिलेगा। आया ना? समझ गई इतनी बात? ये सारी साइनोसोडियल कर्व है, भले ही लग नहीं रही हो लेकिन है, मतलब साइन की कर्व बना रखी। क्या तुमको हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आया?
इसको हाफ वेव क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो यहाँ पे एक तो जो तुम्हें वेव मिल रही है वो हाफ मिल रही है, नीचे वाली वेव के लिए कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। ये क्या एसी थी, ऑल्टरनेटिंग करंट थी, क्या ये डीसी में कन्वर्ट हो गई? तो डीसी की डेफिनेशन के हिसाब से डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, वो डीसी है। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये डीसी है। ये हमेशा कैसी है? पॉजिटिव। या तो पॉजिटिव है या जीरो है, लेकिन कभी भी निगेटिव, क्योंकि निगेटिव होने का मतलब है डायरेक्शन का चेंज हो जाना। तो वैसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो ये दोनों बातें चमक गई। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी, ये हाफ वेव रेक्टिफायर में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक, अब आ जाओ भैया इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर ये कहता है कि तुम्हें अब पूरा आउटपुट चाहिए। मैंने कहा बना देंगे, उसमें क्या है, ये तो हमारे बचपन का काम। तो उन्होंने कहा कि एक डायोड यहाँ चिपका दो और एक डायोड यहाँ चिपका दो, और जो भी तुम्हें कनेक्ट करना है, तो जो कनेक्ट करना है ना वो यहाँ बीच में करो लोड। कई जगह इस चित्र में यहाँ से एक तार निकाल के, यहाँ से एक तार निकाल के नीचे लोड लगा देते हैं, कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं, सब कुछ सही है। तो उन्होंने कहा ऐसा कर दो, रेडी ये कर देते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन के टाइप को कहते हैं, इसका मैं ए टाइप बोल देता हूँ, इसको कहते हैं अपन सेंटर टैप रेक्टिफायर। सेंटर टैप इसलिए क्योंकि सेंटर पर टैप हो रहा है, बस इसीलिए इसका नाम सेंटर टैप है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो बोर्ड से नजरें नहीं हटानी। जो गधे कॉपी में देख रहे हैं वो गधे हैं, इधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे हैं गधे रो रहे हैं। ये कविता है, कविता नहीं सुनी क्या? बड़ी व्यंग्यात्मक कविता है। ये क्या है, इनपुट क्या आउटपुट? इनपुट, बहुत अच्छे। ये हो गया इनपुट। अब आ जाओ आउटपुट के बारे में सोचना शुरू कर। तो मैं अलग अलग रंगों से एक ही चित्र में बनाऊंगा, क्योंकि अगेन मैं तो आलसी हूँ। तो ये S1 है, ये S2 है, इसका नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है। नामकरण कर दिया मैंने, नामकरण में बड़ा मजा आता है। तो सबसे पहले देखा जाए, हम पॉजिटिव हाफ के लिए बात करेंगे। पॉजिटिव हाफ के लिए देखेंगे तो S1 अपन हाई पोटेंशियल मान लेते हैं, और S2 को लो पोटेंशियल मान लेते हैं। हाई और S2 हो गया लो, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हो गया कि S1 हो गया पॉजिटिव और S2 कैसा हो गया? नेगेटिव। यही मतलब हुआ ना? तो इसका मतलब इसमें करंट कैसी क्लॉकवाइज जा रही होगी। अब करंट जैसी इसमें क्लॉकवाइज जाएगी, तो क्लॉकवाइज के लिए थोड़ा बुद्धि का दायरा बढ़ा के अपन सोचें कि क्या क्लॉकवाइज करंट इस वाले D1 डायोड और इसका नाम D2 डायोड, क्या D1 डायोड से पास कर जाएगी? क्लॉकवाइज जाती हुई करंट क्या D1 डायोड से पास करेगी? अरे हाँ या ना बोलो, क्यों करेगी? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये हाई है, ये लो है, तो ये वाली साइड भी कैसी हो गई? लो। तो पी साइड हाई और एन साइड लो, तो ये कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस। तो इस केस में मैं लिख दूंगा कि भैया जो D1 है वो क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब D2 के बारे में सोचो, अगर करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूम के आ रही है, तो बेटा D2 तुम्हारा कैसा है? रिवर्स या फॉरवर्ड? तो इसका मतलब D2 तुम्हारा हो गया रिवर्स बायस, इसमें कोई भी करंट फ्लो होने वाली नहीं है। तो करंट के पास अब रास्ता एक ही बचा कि करंट ऐसे फ्लो हो, ऐसे फ्लो हो, ऐसे फ्लो, इधर नहीं जाना, गंदी बात, इधर फ्लो हो जाए। आया ना? तो जो करंट है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट ए टू बी गई कि नहीं गई? आया ना? तो इसका मतलब जैसा तुम्हें इनपुट चाहिए था, जैसा इनपुट है वैसे ही तुम्हें क्या मिल गया? आउटपुट। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इसी के नीचे बनाता हूँ। आउटपुट मिल गया, मजा ही आ गया।
ठीक, अब आओ भैया नेगेटिव साइकिल। अब नेगेटिव हाफ के लिए अपन ने देखा कि भैया नेगेटिव हाफ के बारे में भी सोच लिया जाए। रंग बदल के क्या कुछ और कर लें क्या? सही दिख रहा है? ये वाला ब्लू कलर कर लेते हैं। ब्लू कलर दिख रहा है? दिख तो रहा है। जैसे ही अपन ने नेगेटिव हाफ लिया, नेगेटिव हाफ में देखा तो अब तुम्हारे पास S1 हो गया लो पोटेंशियल और S2 हो गया हाई पोटेंशियल। S1 हो गया लो पोटेंशियल और S2 हो गया हाई पोटेंशियल। अलग रंगों में दोनों चीज दिखी। अब अगर S1 लो है और S2 हाई है तो करंट इसमें अभी तक कैसी जा रही थी? क्लॉकवाइज। अब कैसी जाएगी? अब एंटी क्लॉकवाइज में करंट ऐसे गई, करंट ऐसे गई तो ये तो कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस। जब करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो ये वाला कैसा हो जाएगा? रिवर्स। तो मैं बोल दूंगा कि भाई D1 तो हो गया मेरे लिए रिवर्स बायस्ड और D2 हो गया मेरे लिए फॉरवर्ड बायस। मजा आ गया। अब ये करंट यहाँ से जाएगी तो इसके पास अगेन दो रास्ते हैं, इधर गया गंदी बात, इधर नहीं जाना, क्योंकि इधर कैसा है नेगेटिव साइकिल के लिए? रिवर्स बायस। तो करंट यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे कुछ से घुस जाएगी। लोड में तो अभी भी करंट आई, मतलब पॉजिटिव हाफ में भी करंट जा रही है और नेगेटिव हाफ में भी करंट जा रही है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में कोई भी चेंज लोड में नहीं हुआ है, वो अभी भी कहाँ से कहाँ जा रही है? A टू B। इसका मतलब यहां पर जो डायरेक्शन चेंज हुआ था वो ऐसा ना हो कि वो कैसा रहेगा? ऊपर ही रहेगा। फिर अगेन पॉजिटिव के लिए ऊपर, तो फिर अगेन नेगेटिव के लिए ऊपर। तो इसका मतलब जो अब तुम्हें जितनी भी आउटपुट मिल रहा है वो डीसी का आउटपुट दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? डीसी का आउटपुट वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब मैग्नीट्यूड करंट का या वोल्टेज का चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। मैग्नीट्यूड कम नहीं लग रहा? पहले बड़ा 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 फिर घटा, जीरो हो गया, फिर बड़ा 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 घटा, फिर कितना हो गया? जीरो, फिर बड़ा 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 घटा, जीरो। तो वेरिएबल है लेकिन डीसी है, कभी भी निगेटिव नहीं हुआ। क्या आप लोगों को अब रीजन सुन लो, उसका नाम क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका नाम क्या है? क्योंकि यहां पे तुम्हें कौन सी वेव मिली? हाफ, और इधर कौन क्या मिल रही है? फुल। इसकी इफिशियंसी होती है 40.6% और इसकी इफिशियंसी होती है 40.6 का जस्ट डबल 81.2%। इसकी इफिशियंसी है 81.2% और इसकी इफिशियंसी होती है हाफ वेव की 40.6%। एक्स्ट्रा क्या है? समझ गई बात? बहुत अच्छे। तो हाफ वेव में तुमने सेंटर टैप पढ़ लिया, ये है तुम्हारे सिलेबस में। अब वो देखो जो सिलेबस में नहीं है, दैट इज कॉल्ड दूसरा वाला ब्रिज रेक्टिफायर। ये भी फुल वेव है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की एक तो इफिशियंसी तुम्हें याद हो गई 81.6% और हाफ वेव की कितनी होती है? 40.6%। क्या तुम इतनी देर कॉन्सेंट्रेशन से सुन पा रहे हो मेरी बात? है ना? दिमाग फट तो नहीं रहा है? इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन स्पेन अभी 8 सेकंड नहीं हुआ है, अगर तुम 10-15 मिनट आसानी से सुन पा रहे हो मेरी बात। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने अगेन एक कॉन्फ़िगरेशन बना दे रहा हूँ। ये इनपुट का है और आउटपुट के लिए मैं कुछ कुछ तुम्हें और दिखा रहा हूँ। क्या गंदा लग रहा है या? क्या कह रहे हो? अब सही है। तो अच्छा नहीं बना? क्यों? डिच क्यों? डिच क्यों? डिच। अब सही बन गया। इधर तो हो गया तुम्हारा इनपुट, इधर हो जाएगा आउटपुट। आउटपुट तो लोड के अक्रॉस होगा, तो यहाँ पर जो लोड लगाया जाएगा वो यहाँ लगाया जाएगा। क्या कर रहा है? करना मत। ये हो गया तुम्हारा आर लोड, ठीक है?
आर एल मतलब लोड होता है, तो जो भी तुम्हें इंस्ट्रूमेंट लगाना है वो यहाँ पे बीच पे लगेगा। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है? नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ये नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है होता इधर, ऐसी कोई शब्द ही नहीं है। D1 D2 D3 और D4 डायोड है। चलो सीखना शुरू करते हैं। तो इनपुट के बारे में अगर आपको बोला जाए तो इनपुट लाला इसमें तो ऐसा है, ज्यादा ही बड़ा बना दे रहे हैं यार, इसकी जरूरत थोड़ी है। ठीक है। अच्छा एक चीज और मुझे याद आ गई, वो भी बता देता हूँ वरना भूल जाऊंगा। अगर यहां पर देखा जाए तो इस इनपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं बोल रहा हूं एफ। तो जो आउटपुट सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो इसका आंसर है सर एफ। रीजन सुन लो। यहां पर ये इतने टाइम के बाद, मतलब दो लूप के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहां पर भी तो दो लूप के बाद रिपीट कर रहा है, क्योंकि दूसरा लूप तो नलीफाई हो गया है। तो रिपीटेशन अभी भी टी टाइम में ही हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो इसलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो गेम, यहाँ पे इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ। अब जितनी देर में यहाँ पर एक लूप कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कितने कंप्लीट हो गए? दो। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डबल। एक टाइम में अगर नंबर ऑफ रिपीटेशन जितने हैं, फ्रीक्वेंसी उतनी होती है। अरे भाई पहले ये टी टाइम में रिपीट हो रहा था, अब T/2 में हो रहा है, तो टाइम पीरियड आधा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डबल। लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्की बात? फैल तो नहीं रहे? आइए एक्स्ट्रा ज्ञान की बात कर रहे थे। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से। अब यार S1 और S2 इनपुट सिग्नल के लिए, मैं अगर पॉजिटिव हाफ की बात करूं, पॉजिटिव हाफ के लिए मैं वापस से वही बात बोलूंगा कि भैया S1 को मैंने हाई मान लिया और S2 को मैंने लो मान लिया। प्लस माइनस समझ गए? प्लस मतलब हाई और नेगेटिव मतलब लो। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये रही होगी, आया ना? अब यहां से सर के पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, एक तो ऊपर और एक नीचे। किधर जाएगा? नीचे क्यों नहीं जाएगा? रिवर्स बायस है, यहाँ पे डंडा लगाया मतलब एन साइड है, रिवर्स बायस है, यहाँ पे करंट नहीं जाएगी। किधर जाएगी? ऊपर, क्योंकि वो कैसा दिख रहा है? फॉरवर्ड। तो करंट ऐसे चली गई, इस वाले में करंट नहीं गई। रीजन समझ में आया क्यों नहीं गई? इसका नाम कर दिया ए, इसका नाम कर दिया बी। करंट गई ऊपर। इसके बाद अगेन इसके पास दो रास्ते हैं, D3 वाली रास्ता है और एक RL वाली रास्ता है। D3 कैसा है? रिवर्स, तो किस में जाएगा? RL। चला गया भाई। इसके बाद इसके पास एक ही रास्ता है जाने के लिए, जो कि ये वाली साइड है। मैंने गलत जोड़ दिया ऐसे, भावनाओं में बहके मैंने इसको गलत जोड़ दिया। पीला रंग से था, ये यहाँ पे कनेक्शन था। अब आ जाओ मुद्दे पे वापस। तो अब इसके पास वापस से दो रास्ते नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है कि यहाँ से सर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अगर तुमने इधर भेज दिया ना, तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, इसी से एक तार में कभी करंट वापस जा आ और जा नहीं सकती। जाने के लिए और आने के लिए रास्ता तारों में अलग अलग होना चाहिए। ये बात तो शायद मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताई थी, बेसिक फंडामेंटल बात। तो करंट इसके बाद मुड़ के इधर चली गई, और फॉरवर्ड बायस में तुम्हें बराबर यहाँ पे लाइट चमकी, लोड रेजिस्टेंस, तुम्हारा आराम से इंस्ट्रूमेंट चल गया। तो जो तुम्हारा आउटपुट मिला तुमको, यही बना देते हैं ना, इसको हटाओ, आउटपुट ऊपर बनेंगे। तो ये आउटपुट मिल गया तुमको। पॉजिटिव हाफ के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। पॉजिटिव हाफ के लिए D1 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस्ड। क्या रह रहे कछुए? और D2 एंड D3 आर रिवर्स बायस्ड। टेबल ही बना दी।
देखो बोल रहा है इन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एन टाइप के लिए? इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी का, ये तो तुमने पढ़ लिया ना, कौन सा सही है? सी। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप में होल माइनॉरिटी होते हैं और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होते हैं, और पेंटावेलेंट की वजह से ऐसा होता है, तो इसका आंसर सी है, एकदम सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इन द, पहला क्वेश्चन ट्रू फॉर पी टाइप, पी टाइप के लिए कौन सा सही है? पी टाइप के लिए कौन सा सही है? होल्स आर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, गलत हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, पेंटावेलेंट की वजह से गलत हो गया। चौथा ऑप्शन बचा बस, होल्स आर मेजॉरिटी और ट्राईवेलेंट एटम जब लगाते हैं तो एक होल की जगह बच जाती है, तो इसकी वजह से पी टाइप बन जाता है। तो थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन आसानी से हो गए, इसीलिए कह रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में ना एनसीईआरटी में अब सिर्फ थ्योरी बची है। हालांकि जब जेई के मतलब ये जब रिवीजन कराऊंगा तब मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे नहीं मतलब इसके, लेकिन मैं कराऊंगा, तो मस्ती के साथ चिल मारो तुम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, these are characterized by valence and conduction band separated by energy band gap respectively, इस तरीके से which of the following statement is true। अच्छा बैंड गैप की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा बैंड गैप इंसुलेटर का होगा, फिर किसका होगा? सेमीकंडक्टर का। अच्छा सेमीकंडक्टर में तुम्हें जर्मेनियम का याद है, जर्मेनियम का कितना था? 0. अरे बोलो ना, 0.3, और सिलिकॉन का कितना था? 0.7। तो सिलिकॉन का सबसे कम है और जर्मेनियम का उससे, क्या कुछ गलत बोल गया क्या? सिलिकॉन का कितना था? 0. नहीं, बैंड गैप, बैंड गैप, ये तो अपन बैरियर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, बैरियर पोटेंशियल नहीं, बैंड गैप, बैरियर पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे, बैंड गैप की बात कर रहे हैं। वन 1.1 और तो सिलिकॉन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका तो ज़्यादा ही होगा, इसका 1.1 है और इसका 0.3, ठीक है। 0.3 लिखा है, 7 लिखा है, 7, ठीक है। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो बैंड गैप अलग चीज़ है, बैरियर पोटेंशियल अलग है। तो 0.7 और 0.3 याद किया है ना तुमने, वो बैरियर पोटेंशियल है। ध्यान से पढ़ ले, इतनी देर अगर रील चलाने को मिल जाती तो आराम से नाच नाच के चला रहा होता है ना, एकदम ऐसे कूद कूद के, हाँ टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। चलिए भाई अगला, इन एन अनबाइस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, पी से एन में होल जाते हैं, किसकी वजह से जाते हैं? तो मैंने तुमको बता दिया है कि इसका मेन रीजन है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, तो इसका आंसर सीधा सी हो जाएगा, ये तो मैंने लिखाया है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम, ये सब बेफालतू की बातें हैं। 14.5 में आ जाएंगे, व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन देन इट रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को डिक्रीज करता है क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। रिड्यूस द मेजॉरिटी करंट टू 0, नहीं बिल्कुल नहीं, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। अब लास्ट वाले में कह रहा है इन हाफ वेव रेक्टिफायर द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है तो फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 100। फुल वेव की, फुल वेव की तो 2f होती है ना, और हाफ वेव की कितनी होगी? सेम। तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, एक भी न्यूमेरिकल इनमें नहीं है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। फिजिक्स भी समाप्त होती है। बाय बाय।